नमस्कार साथियों, अपनी यूनिवर्सिटी के इस अपने प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन एक महत्वपूर्ण इंटरव्यू है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं और वो इंटरव्यू है राजस्थान के अंदर जो स्कूल लेक्चरर होता है, फर्स्ट ग्रेड होता है, उसके अंदर जो फर्स्ट रैंक हासिल की है उन शख्सियत से मैं आज मिलाने वाला हूँ। उन्होंने राजस्थान की जो ये स्कूल लेक्चर की एग्जाम हुई थी उसमें फर्स्ट रैंक तो हासिल की है, साथ में एक सबसे बड़ी आपको स्टोरी ये बता रहा हूँ कि जो ये फर्स्ट रैंक हासिल की है, उन्होंने जो इनकी फर्स्ट रैंक आई है और जो सेकंड रैंक आई है, जो सेकंड रैंकर थे उनसे 100 नंबर ज्यादा इन्होंने हासिल किए हैं। मतलब फर्स्ट रैंक भी इस तरीके से हासिल की है कि इनके जो सेकंड नंबर था उससे 100 नंबर आगे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी के इस अपने प्लेटफॉर्म पे जो फर्स्ट रैंक हासिल की है पारस राजपुरोहित सर हैं, उनको आमंत्रित करता हूं। सर, आपका वेलकम है अपनी यूनिवर्सिटी के परिवार में। सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी यूनिवर्सिटी के इस प्लेटफॉर्म पर मुझे बुलाने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और सर, मैं आपको ये पूछना चाहूँगा सबसे पहले तो कि आपने फर्स्ट रैंक हासिल की है और इतने अच्छे मार्जिन से आपने फर्स्ट रैंक हासिल की है, अब आपको कैसा फील हो रहा है? देखो, फर्स्ट रैंक जब आई थी तब मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि मेरी बिल्कुल फर्स्ट रैंक की आ जाएगी, क्योंकि जब मैं तैयारी करने गया तब मैंने पुरानी कट ऑफ देखी और कट ऑफ देख के हमने ये सोचा कि इससे 10 नंबर अगर ज़्यादा आ जाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा अपना, और अपन को सिलेक्शन ही चाहिए। पर जब रिजल्ट आया तो और मेरे फ्रेंड आया और मुझे बताया कि यार देख, ये रोल नंबर तेरे हैं क्या इसमें, तो मैंने देखा उसके आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ फर्स्ट। तब उसने बताया कि ये तो मेरिट क्रमांक लिखे होते हैं। तब मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ कि मेरी फर्स्ट रैंक की आगे आ जाएगी। तो ऐसा बहुत अच्छा लगा और घर वालों को फोन वगैरह किया। तो एक चीज तो आप यार ये चीज सीख सकते हो कि सर ने एक चीज अभी बताई कि मैं जब एग्जाम देने गया था तब मैं ये सोच रहा था मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो जो इनकी फर्स्ट रैंक आती है या जो टॉपर्स होते हैं उनका कोई ऐसा नहीं होता है कि वो जन्मजात ही वो ऐसे होते हैं कि यार मैं तो फर्स्ट रैंक लेने के हिसाब से ही मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ। सबको यही फील होता है, बस ये है कि आपने एग्जाम के अंदर कैसा प्रदर्शन किया है वो डिपेंड करता है आपकी रैंक के ऊपर। तो सर, आप ये बताओ कि फर्स्ट रैंक आई है, इसका मतलब ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आपकी पढ़ाई का कितना ड्यूरेशन रहता, कितने घंटे आप मतलब दिल्ली के हिसाब से पढ़ लेते थे? देखिए, जैसे वैकेंसी आई नहीं उससे पहले मुझे पता है कि मुझे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है, तो लगभग 4-5-6 घंटे आप रोज के निकालिए। जैसे मैं तो जॉब में था, रेलवे के अंदर मेरी जॉब थी, तो मैं लगभग रोज आपको शांति काल के अंदर पढ़ोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। मैं 5-6 घंटे लगभग रोज पढ़ता था, ज़्यादा नहीं पढ़ता था। लेकिन एग्जाम से 1 महीने पहले फिर आपको अपना पूरा सामर्थ्य झोंकना पड़ेगा। लेकिन आप लगभग 5-6 घंटे रोज पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बात आप देख सकते हो कि यार 5-6 घंटे का, तो अब आपको लगता होगा कि यार 15-16 घंटे पढ़ना ये अव्यवहारिक चीजें होती हैं, 5-6 घंटे पढ़ा। लेकिन सर की एक बहुत बड़ी बात उन्होंने बोला कि शांति काल में, शांति काल का मतलब है कि नोटिफिकेशन आने के बाद तो सब के सब अपने पूरे के पूरे रजाई छोड़िया घर से लेकर भागेंगे शहर की तरफ, कब तैयारी स्टार्ट करते हैं, तैयारी स्टार्ट करते हैं। तैयारी जो पहले की हुई है काम वो आती है। युद्ध शुरू होने के बाद जो युद्ध की तैयारियां करते हैं वो युद्ध के अंदर क्या होते हैं, हार उनकी तय है। युद्ध की तैयारियां युद्ध शुरू होने से पहले की जाती हैं। तो सर, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। मेरे को ये क्यूरियोसिटी है कि फर्स्ट रैंक आई है और इतने शानदार मार्जिन से आपकी रैंक आई है, तो क्या आप मतलब शुरू से आपका जैसे एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में पूछना चाहूंगा कि आपकी 10th है, 12th है या ग्रेजुएशन है, या मतलब पहले भी आप किसी एग्जाम में फेल हुए हो या लगातार ऐसी नौकरियां लग गई है? देखिए, मैं स्कूल टाइम में तो ज़्यादा होशियार नहीं था। 10वीं में लगभग 50% के आसपास मेरे नंबर है। 50% आपके? जी, 50% ही नंबर है। और 12th में 58% है। और फिर कोटा जाके थोड़ी मैंने वहाँ से पढ़ाई शुरू करी, फिर मैंने इंजीनियरिंग करी और फिर अपना सब्जेक्ट लिया। और जब फर्स्ट ग्रेड का मैंने सोचा था उससे पहले मैं रेलवे में जॉब लगा, पर वहाँ के कल्चर देख के मुझे लगा कि ये जॉब मेरे लिए नहीं है। तो मैंने जॉब के साथ ही रह के पढ़ाई करी है। जो भी लोग जॉब के साथ पढ़ाई कर रहे हैं उन सब के लिए मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप जब जॉब जा रहे हो और उसके बाद आपको पढ़ाई करनी है तो आपको हमेशा ये सोचना पड़ेगा कि मुझे घर जाके पढ़ना है। ऐसा सोचोगे कि मैं थक गया हूँ, अब मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, या मेरी शादी हो गई है, जो भी विपरीत परिस्थिति होती है ना वो सारी है। मेरी जॉब भी लगी हुई थी, मेरी शादी भी हो रखी थी, और जॉब भी ऐसी नहीं थी कि मैं कभी भी छुट्टी लेके पढ़ सकूँ। रेलवे की जॉब जिसके भी घर में रेलवे में कोई होगा तो उन सबको पता होगा कि रेलवे की जॉब कैसी होती है।
ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि जो बहाने बनाते हैं कि यार मैं तो जॉब में हूँ, मेरे पास टाइम नहीं मिलता, या मैं हाउसवाइफ हूँ, घर पे काम करना पड़ता है। रेलवे की जॉब सबको पता है डिसिप्लिन वाली जॉब होती है। रेलवे में जैन थे सर, और उस पोस्ट पे काफी हेक्टिक जॉब रहती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मैं बार बार बोलता हूँ कि जीवन में जिस दिन बहाने बनाने बंद कर दिए ना, आपका सिलेक्शन श्योर है। सर ने क्या बोला कि मेरे जॉब में ये रहता था कि मैं जाके, मेरे मन में रहता था कि जाके अपन को 5-6 घंटे निकालने हैं, वो कैसे निकालने अपन। और दूसरी बात, जॉब भी थी, हेक्टिक वाली जॉब थी, ऐसा नहीं है कोई जाके टाइम पास करके आ गए। शादी भी हो रखी है सर की, तो ये भी एक अलग से जिम्मेदारी है। उसके बावजूद इन्होंने अपने टाइम को मैनेजमेंट किया, और मैनेजमेंट करके उन सब चीजों के साथ उन्होंने बैलेंस बनाया। साथ में सर ने बोला कि 10वीं के अंदर इनके 50% है, और 12वीं के अंदर कितने 58% है इनके। तो ये जो एकदम जो कमजोर स्टूडेंट है ना, उनकी श्रेणी में है। लेकिन इन्होंने जो अपना जब समय आया था, इन्होंने उस समय इन्होंने अपना पूरा मेहनत की, और उस मेहनत के दम पे फर्स्ट रैंक हासिल किया। तो जिनके यदि परसेंटेज कम है, तो ये परसेंटेज एक सिर्फ मार्कशीट है, वो कागज का टुकड़ा होता है। कहते हैं ना 10वीं की मार्कशीट है, वो अपनी डीओबी, डेट ऑफ बर्थ बताने के लिए काम आती है, और इससे ज्यादा कोई काम नहीं आती। उस टाइम उनको पता भी नहीं होता है अपन को करना क्या है। क्या करना है। जब जागो तभी सवेरा, बिल्कुल सही है। आपको जब पढ़ना है तब बस, उसके बाद आपको कुछ नहीं सोचना है कि मुझे और भी काम करने हैं, मुझे शादियों में जाना है, मुझे अब दोस्त आ रहा है उसको रिसीव करने जाना है, वो बुरा मान जाएगा। 5-6 महीने सबको बुरा मानने तो कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद सबको अच्छा लगेगा, और वो पुरानी सब बातें भूल भी जाएंगे और आपके साथ खड़े रहेंगे। तो मैं सर एक चीज और पूछता हूँ कि सर आपके परसेंटेज तो कम थे और फर्स्ट रैंक हासिल किया आपने, तो क्या आपने कभी किसी एग्जाम में असफलता इससे पहले भी मिली है? ऐसे मैंने एग्जाम बहुत दिए। पहले मैंने एसएससी की तैयारी करी थी एक बार, तो उसमें मुझे लगा नहीं कि मेरे से हो पाएगा, क्योंकि फिर मुझे लगा कि उसकी जो नौकरी है, वो नौकरी वैसी ही नौकरी मेरे पास है अभी, तो फिर वो उसकी तैयारी मैंने छोड़ दी। और फिर मुझे लगा कि ये जो टीचर की नौकरी है, ये मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि वो मुझे ठीक लगी नौकरी, तो उसके लिए मैंने तैयारी फिर शुरू करी, और ठीक रहा, रिजल्ट भी अच्छा रहा। तो मैं एक चीज पूछूंगा सर से कि सर ने बोला कि सर मैं जॉब के साथ इस प्रकार से 5-6 घंटे निकाल लेता था, लेकिन उन 5-6 घंटे का आपका जो पैटर्न क्या रहता था, मतलब रूटीन क्या रहता था 5-6 घंटे में? किस प्रकार से आप, जैसे 2 सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट ग्रेड में, फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है, कैसे मैनेज करते थे अपने सब्जेक्ट के साथ में, और जीके वाला पार्ट है उसके साथ में? देखो, सब्जेक्ट का आपको पढ़ना ही है। सब्जेक्ट आपके साथ जो भी लोग हैं वो सब पढ़ेंगे। आपको अगर मार्जिन निकालना है तो आपको जीके वाले पेपर में ही निकालना पड़ेगा। तो जैसे जॉब पे था, मैं तो जॉब पे था जब मैं पहले से सोच के जाता था कि मुझे 2 घंटे ये पढ़ने हैं और 4 घंटे जीके के लिए निकालना है, क्योंकि मुझे पता है सब्जेक्ट में बाद में भी, जीके के बाद जो भी टाइम मिलेगा वो मैं सब्जेक्ट पढ़ लूंगा। पर डर जीके का था, सब्जेक्ट का मुझे डर नहीं था, क्योंकि जीके से सब लोग डरते हैं, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट इतने सारे हैं। मैथ्स है, जीके आती है, उसमें मैनेजमेंट आता है, ऐसे करके टोटल 8 पैटर्न के सब्जेक्ट आते हैं। और मैं 8 सब्जेक्ट बैकग्राउंड से था नहीं, तो मुझे और ज़्यादा डर लगता था। और पर उस डर का ही मुझे फायदा हुआ कि मैं पहले सोच के जाता था कि मुझे पढ़ना ही है। जैसे मैनेजमेंट मैंने आज तक देखा ही नहीं, कोई मैनेजमेंट कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है। तो वो डर जब मुझे था ना, तब जो चीज़ आपको डराएगी उसी के पीछे आप भागो। तो मेरे मैनेजमेंट में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। मैंने सारे मैनेजमेंट के जितने भी पुराने क्वेश्चन थे वो सब देखे, और उसके बाद मैंने राजस्थान जीके के जितने भी पुराने क्वेश्चन थे वो सब देखे। तब धीरे धीरे डर खत्म हुआ ना, उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ अब अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जिसने कभी कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ा है ना, तो वो भी डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप पुराने क्वेश्चन देखो कि क्या क्या आ रहा है, मुझसे हो जाएगा, मैं धीरे धीरे कर लूंगा। आप अपने ऊपर विश्वास रखो, बस बाकी हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर क्या आप एग्जाम देने गए थे तब ये सबसे बड़ी मतलब क्वेरी जाती है स्टूडेंट की, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था कि सर बहुत डर लग रहा है, बहुत डर। क्या एग्जाम से शुरू में आप फर्स्ट रैंक हासिल किए, उससे पहले आपको भी ऐसा लग रहा था, कुछ फील हो रहा था? देखिए, डर सबको लगता है, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको डर नहीं लगता। जो ये बोलता है कि मुझे एग्जाम से पहले डर नहीं लगता है, तो इसका मतलब समझ लो उसने पढ़ाई करी ही नहीं है, या वो झूठ बोल रहा है। जो पढ़ाई करेगा उसको डर लगेगा। अनसक्सेसफुल होने का डर सबको लगता है। वो सबको ये लगता है कि मैंने इतना सारा पढ़ा है, और एग्जाम से 1 घंटे पहले लगता है कि मुझे तो कुछ नहीं आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको ऐसा ही लगता है। एक सर जैसे सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि इसकी तैयारी है फर्स्ट ग्रेड की, वो कब से शुरू करें? इसका एक सबसे उपयुक्त समय है, वो कितने महीने पहले शुरू करें अपन? क्या इसका वो रहे, इसका मतलब टाइम ड्यूरेशन वगैरह? आप अपना कॉम्पिटिटर कौन है उससे देख लो। अगर वो नहीं पढ़ रहा है और आप अगर पढ़ रहे हो, इसका मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जब पूरी दुनिया मजे कर रही है और आप भी मजे कर रहे हो, तो आपका भी सिलेक्शन नहीं होगा।
मैंने वही फिर से बोल रहा हूँ, जब नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, बाजार में बात भी नहीं चल रही, अगर उस टाइम आप किताब खोल के बैठे हो ना, आप चाहे भले 2 घंटे बैठे हो 4 घंटे बैठे हो, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, ये मैं मेरे से लिखवा के ले जाऊँ। लेकिन नोटिफिकेशन आया उसके बाद आप सोच रहे हो मैं 12-12 घंटे पढ़ लूंगा, तो देखो हो भी सकता है, लेकिन अगर आप पहले नोटिफिकेशन आने से पहले तैयारी शुरू कर दोगे तो आपका सिलेक्शन गारंटीड हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। शांति काल के दौरान जो तैयारी की हुई होती है, एक तो वो चीजें क्या होती हैं अपने दिमाग में परमानेंट होती हैं, उनमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होता। बाद में तो क्या होता है कि अपने बहुत उतावलापन हो जाता है, अपन ऐसे भाग भाग के ये करें वो करें, और उस चक्रों में कुछ भी नहीं कर पाते। बिना डर के ही पढ़ाई होती है हमेशा। बाद में तो डर लगने लगता है कि वो भी पढ़ रहा है मैं भी पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। तो शांति काल में जो पढ़ाई की हुई है वो उसका जो फ्रूट है वो अलग ही खिलेगा। वो अभी टाइम चल रहा है, अभी जैसे नोटिफिकेशन नहीं आया है, सबको पता है ना आने वाला है, फिर भी कोई जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद आपको बहुत अफसोस होगा कि मैंने पहले 1 महीना क्यों खराब कर दिया। तो अभी से पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको भी पता है आने ही वाला है। तो अभी जो पढ़ाई करोगे ना वो आपको सिलेक्शन की ओर ले जाए। एक सर तैयारी के दौरान मतलब सबसे बड़ी दिक्कतें सभी के साथ में देखने को मिलता है कि सभी को डिमोटिवेशन होता है, कुछ मतलब लो फील होता है कि यार क्या होगा, सिलेक्शन नहीं होगा। तो क्या आपको भी ऐसा सब चीजें लग रही थी, इस तरह की ये फीलिंग होती थी? देखिए मैंने भी, भाई जो भी पढ़ाई करेगा ना उसको सबको एक बार तो डिमोटिवेशन आता ही है। ग्राफ है वो हमेशा ऊपर ही ऊपर नहीं जाता है, हमेशा ऊपर नीचे जाता है। तो अगर डिमोटिवेशन आता है तो आप अपने आप शांति से बैठिए और जो आपको चीज़ अच्छा लगता है वो करिए। लेकिन आपने पढ़ाई शुरू क्यों करी थी, किस लिए आपने पढ़ाई शुरू करी, बस वो कभी मत भूलो। अगर वो नहीं भूलोगे ना तो आप अपने आप थोड़ी देर अगर डिमोटिवेट भी होंगे तो अपने आप मोटिवेशन आपको मिल जाएगा। आप हमेशा ये ध्यान रखोगे आपने पढ़ाई शुरू क्यों करी। आपने टाइम पास के लिए कोई पढ़ाई शुरू नहीं करता, कोई मेहनत नहीं करता है, सबके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। ठीक है, तो आपका कारण अगर मजबूत है ना तो आपको हमेशा मोटिवेट रहोगे आप। एक सर मतलब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी है कि आपकी जॉब भी थी और काफी हेक्टिक वाली जॉब थी। सेकंड चीज आपकी शादी भी हो रखी है और सर के एक प्यारी सी बच्ची भी है, और इतने सब चीजों में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी काफी थी, जॉब की भी अलग से थी। इनको सर आपने कैसे टाइम के साथ मैनेजमेंट किया, किस प्रकार से अपने समय को कैसे प्रबंधन किया, ताकि मतलब बहुत सारे अपने अभ्यर्थी हैं जो आपकी जो श्रेणी है उसके अंदर शामिल है, इस तरह की जो दुविधाओं में फंसे हुए हैं, वो अपने आप को मतलब किस प्रकार से मैनेज कर सके, आपने कैसे मैनेजमेंट किया था? देखो आपको थोड़ा डिसिप्लिन तो रहना पड़ेगा। सबका मन करता है कि घर पे रहें, आराम से बातचीत करें, बाहर घूमने जाएं, बच्चे खिलाएं और टाइम पास, मतलब ऐसा सब चाहते हैं कि अपने मन की बात करें, पर आपको मन को मारना पड़ेगा। आप जितने भी टाइम 8-9 घंटे की ड्यूटी है आपकी उसको हटा के, या आप जो पूरे दिन पढ़ रहे हैं उनके लिए तो अच्छा है, अगर वो भी टाइम खराब कर रहे हैं तो फिर क्या बोले उनको। लेकिन जो लोग जॉब में है या हाउसवाइफ है वो सब कैसे कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं घर गया तो मुझे पता है कि बच्चों के साथ टाइम खराब हो जाएगा, तो मैं लाइब्रेरी चला गया। अब लाइब्रेरी कोचिंग तो मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरी शिफ्ट ड्यूटी है, कभी सुबह कभी शाम। तो मैं क्या ऑनलाइन, हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने मेरे को जितना फायदा दिया है ना, तो मैं सबको, जैसे कुछ लोग तो आजकल ये भी ऑनलाइन बहुत घाटा देता है, रील चला लो ये चला लो। देखिए एक ही चीज है, एक ही चीज से कुछ लोग फायदा निकालते हैं, कुछ लोग नुकसान निकाल सकते हैं। हमको क्या करना है उस पर डिपेंड करता है। ऑनलाइन आप देखो, पहली बात तो कोचिंग जाना नहीं, आपका टाइम खराब होगा नहीं, और जहाँ पे भी मेरी जैसी जॉब है तो वहाँ पे कोई ऑनलाइन की कोई सुविधा भी नहीं, तो ऑनलाइन का आप फायदा लीजिए। जैसे मैं लाइब्रेरी गया, मेरे को जो जैसे यूट्यूब पे कुछ देखना है कोई टॉपिक, तो मैंने फटाफट देखा, उसके MCQ देख लिए। खाना खाते टाइम 1 मिनट भी टाइम खराब मत करो। मैं तो क्या बताऊँ, हर टाइम बस आप देखोगे MCQ, कोई भी टॉपिक नहीं आया उसके MCQ देख लिए, करंट अफेयर का एक वीडियो देख लिया, लाइब्रेरी से घर जाते हुए करंट अफेयर का वीडियो देख लिया, खाना खाते टाइम MCQ देख लिए। इस तरह ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उसका पूरा फायदा लीजिए आप। ये सबसे बड़ी बात है कि अब वर्तमान में क्या है कि जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आया है, यूट्यूब आया है या सोशल मीडिया आए हैं, और सोशल मीडिया के बहुत बड़े नुकसान है। भाई रील में अपन फंस के तो 1 घंटे तक अपन रील देख रहे हैं, ऊपर निकालते जा रहे हैं, या किसी पॉलिटिक्स का कोई वीडियो शुरू कर दिया तो उस वीडियो के अंदर फंस के, वो आप पे डिपेंड करता है आप में कितना डिसिप्लिन है। चाहो तो आप उन रील के अंदर अपना समय निकाल सकते हो, और दूसरी तरफ चाहो तो आप जो बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो देख सकते हो जिसका आपको एग्जाम के अंदर फायदा होगा। और यार आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो वो तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। इतने तो मैच्योर हो ही कि आप रीलों में टाइम खराब करना है, किसी के दबाव में आप कोई भी तैयारी नहीं कर रहे हो।
जहां तक लगता है सब अपना खुद का आपका विजन है, अपना खुद का टारगेट है, उसको हासिल करने के लिए करते हो। और पारस सर ने एक सबसे बड़ी बात बताई कि यार मैं जॉब में था और शादीशुदा था और दूर मेरी ड्यूटी थी, तो वहां पे ऑफलाइन कोचिंग करना पॉसिबल ही नहीं था। वहां पे ऑनलाइन एजुकेशन है वो आपके लिए एक रामबाण साबित हो सकता है, और इन्होंने उस चीज को साबित किया भी। वो आपके सामने है, वो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट रैंक, वो भी सेकंड रैंकर से 100 नंबर ज्यादा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात जीके में जैसे 75 क्वेश्चन आते हैं, तो मेरे उसमें से 52 क्वेश्चन एकदम सही है, कट कटा के। 52 कट पीट के, मतलब 102 नंबर आएंगे, 104 104 नंबर बहुत बड़ी बात है। और सर का मैं सब्जेक्ट बता देता हूं, अब तक आपको पता नहीं चला होगा, म्यूजिक सब्जेक्ट में है सर। और म्यूजिक के अंदर इनकी म्यूजिक पर भी बहुत शानदार पकड़ है। म्यूजिक सब्जेक्ट में तो इन्होंने एक्सीलेंट हासिल किया है, लेकिन उसके साथ में जीके वाले पार्ट में इन्होंने शानदार स्कोर किया है। 52 क्वेश्चन काट पीट के 75 में से, बहुत बड़ी बात है इसमें। तो सर इसकी ओवरऑल जो 8 सेक्शन है अपने, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, स्टैटिक्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, एजुकेशन मैनेजमेंट है, करंट अफेयर है, इनको किस प्रकार से आपने कौन कौन से सेक्शन को कितना टाइम दिया, कैसे आपका इनको अप्रोच कैसे लिया आपने, इसका थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दो तो आप। जी देखिए, सबसे पहले जब मैंने शुरुआत करी ना पढ़ाई की, तो मैंने सबसे पहले तो सिलेबस ही देखता है हर कोई आदमी। सिलेबस देखा, इसमें मुझे लगा कि मुझे कौन कौन से टॉपिक आते नहीं है, जिसको मैं अगर भैया एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया तब तो डर शुरू हो जाएगा। तो डर से पहले जो एग्जाम जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है उसको अपने पकड़ता है। जैसे मैंने मैनेजमेंट उठाया, और जो थी जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती उनको मैंने पढ़ना शुरू किया। मैनेजमेंट के लिए मैंने इसके लिए पढ़ लिया, यूट्यूब से पढ़ लिया या इधर उधर से कहीं से भी पढ़ लिया हो, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने, सबसे पहली बात ये कि फर्स्ट ग्रेड में ज़्यादातर मुझे लोग जो भी मिले ना, वो सब ये बोलते हैं कि मेरी मैथ्स कमजोर है, तो ये यार ऐसे करता हूँ, मैथ्स ज़्यादा फायदा नहीं देगी, मैथ्स छोड़ दूंगा मैं। और कुछ लोग बोलते हैं मैं इंग्लिश छोड़ दूंगा, कोई बोलता है हिंदी छोड़ दूंगा। तो ऐसा अगर करोगे ना, तो इसमें आपको लास्ट में जाके क्या उसका नुकसान होंगे वो आपको खुद को पता चलेगा। भाई 5-5 नंबर मिलके 75 नंबर जोड़ते हैं, 8 सब्जेक्ट हैं, इसका मतलब आप सोच सकते हो कि सभी का इतना योगदान होगा, 5-7 क्वेश्चन आएंगे सबके। अब उनमें से मन करेगा यार मैथ छोड़ देता हूँ, फिर मन करेगा इंग्लिश भी छोड़ देता हूँ, फिर करेगा यार कि पॉलिटी के लिए 5 क्वेश्चन के लिए क्या पढ़ेंगे, इसको भी छोड़ देते हैं, फिर मन करेगा यार हिस्ट्री को भी छोड़ देते हैं। तो ऐसे कर करके आपने 25-30 नंबर का तो छोड़ के चले गए। बाकी के जो नंबर बढ़ेंगे 35-40, उसमें से कितने खींच लोगे, उसकी अपनी लिमिट होती है। तो मतलब ओवरऑल मुझे लगता है कि जितने भी टॉपिक है ना, उसको आपको मतलब करना ही है। एक बार आप एक बार ट्राई तो करो। जैसे कोई किसी को लगता है कि मुझे मैथ्स आती नहीं है, तो मैथ्स मुझे भी नहीं आती थी। धीरे धीरे आप पढ़ो उसको, और पढ़ोगे ना तब आपको लगेगा कि हाँ, जैसे 5 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन पूरे नहीं कर पाओगे, 3 तो कर पाओगे कम से कम। लेकिन आप अगर छोड़ के चले जाओगे ना, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन आएगा, तब भी आप देखोगे अरे मैथ्स का है, इसको तो छोड़ो, मैं छोड़ के आया हूँ। छोड़ना कोई भी टॉपिक नहीं है। जो सिंपल क्वेश्चन आएगा वो आपको करना फायदा देगा। हार्ड आएगा वो तो सब, जो ज्यादा पढ़ के आएगा ना, हार्ड आएगा वो भी नहीं कर पाएगा, पर सिंपल आएगा कम से कम वो तो अटेंड कर पाएंगे। इसलिए छोड़ के कोई भी सब्जेक्ट नहीं जाना होता है, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ के जाना। ये बहुत बड़ी बात बताइए कि किसी भी टॉपिक को आप छोड़ के जाते हो, इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा बाद में। टॉपिक नहीं छोड़ना है, भले हो सकता है मैथ में बहुत पूरे में से पूरे नहीं सही कर सको, तो कुछ चीजें हैं कम से कम यार 15 क्वेश्चन मैथ, रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स के आते हैं, तो उसमें से 7-8 क्वेश्चन तो करो आप। और 7-8 ने तो 5-6 क्वेश्चन तो करके जाओ, एकदम जीरो तो मत लेके आओ उसमें से। वो चीज आपको एडवांटेज दिला सकते हैं। किसी भी चीज में सर ने जैसे बोला कि एक्सीलेंट नहीं थे, किसी भी चीज में एक्सीलेंट नहीं थे। हमारी बात ही हो रही थी कि सर आपको क्या लग रहा था, बोले सर किसी में एक्सीलेंट नहीं था, मैंने एवरेज सबको लिया, 1-2 सब्जेक्ट को मैंने बूस्ट कर दिया, उनको उठा दिया, बस इतने में। अब आपको लगता है सर फर्स्ट रैंक के लिए इतनी सिंपल स्ट्रेटेजी थोड़ी हो सकती है। ये ही स्ट्रेटेजी होती है, आपके अंदर से ही निकले हुए हैं। आप देख सकते हो सर के बारे में, आपने इतनी देर सुना है, ये विनम्र व्यक्तित्व है, उसके धनी है, बहुत ही पोलाइट है। मतलब आपको लगेगा नहीं कि, नहीं तो क्या होता है फर्स्ट रैंक आ जाती है उसमें हवा में उड़ने लग जाते हैं, जमीन में तो पाँव ही नहीं टिकते हैं, पता ही नहीं चलता कि यार मैं किसको क्या समझूं। बहुत पोलाइटनेस है। तो एक अपना जो है ना संयम बना के रखें चीजों का। और जो इन्होंने बोला 5-4 चीजें हैं, मैं आपको कंक्लूड कर देता हूँ कि शांति काल में पढ़ाई अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी आपको। सेकंड चीज है कि सभी सेक्शनों को आपको टच करना पड़ेगा। जीवन में बहाने बनाना बंद कर दो, और कुछ नहीं है कि शादी हो गई, मेरे बच्चे हो गए, मेरी जॉब हेक्टिक वाली है, कुछ नहीं होता है। आप सबके साथ मैनेज कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। आप ही आके और जॉब करके आए हो कि यार मैं तो रेस्ट करूंगा, मेरे से तो नहीं पढ़ा जाता। दूसरी तरफ आपको पता है पेन हो रहा है, लेकिन मैं यार 2 घंटे निकालूं, लेकिन निकालता हूं कैसे भी करके, वो आप चीज आपके ऊपर डिपेंड करता है।
थर्ड फोर्थ चीज सर ने एक बताई कि ऑनलाइन एजुकेशन, ये रामबाण साबित हो रहा है कि यार ऑफलाइन सब लोग एजुकेशन ले पाने में सक्षम भी नहीं है। ऑफलाइन की फीस भी ज्यादा है, ऑफलाइन एजुकेशन है उसके लिए अपन को किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या बाद में अपन को राजधानी में जाना पड़ेगा, उसके लिए खर्चे अलग से लगाने पड़ेंगे, समय भी नहीं है, घर वाले भेज पाने में भी सक्षम नहीं है। उस दशा में ऑनलाइन एजुकेशन है वो आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। तो उस चीज का फायदा उठाना है, अपने आप को बहुत ही संयमित अनुशासित रखकर आप तैयारी करोगे तो आराम से इसके अंदर फर्स्ट रैंक ना तो सिलेक्शन तो 100% पालोगे आप। सर आप और कोई कुछ कहना चाहते हो तो बच्चों को बताओ। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, जितना आप पढ़ो उसका रिवीजन करते रहो। आप ऐसा नहीं करो कि पूरा तालाब खोद दो और फिर पीछे देखो कि सारा साम्राज्य वापस चला गया, कुछ याद ही नहीं। तो जितना पढ़ो, जैसे 2 टॉपिक पढ़े हैं तो मेरा यही था, जैसे मैंने एक भी टॉपिक पढ़ा है ना तो दूसरे दिन जब भी मैं पढ़ाई शुरू करूंगा उसको वापस जरूर पढ़ूंगा, चाहे भले नया कुछ पढ़ूं नहीं पढ़ूं, कम से कम जितना पढ़ा है वो हमको याद होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरा है टेस्ट सीरीज, आप टेस्ट हमेशा देना है, आपको कुछ पुराने क्वेश्चन करने और टेस्ट देने, रिवीजन करो, पुराने क्वेश्चन करो और टेस्ट दो, बस यही करते रहो, आप पक्का सिलेक्शन हो जाए। बार बार बताई जाती है आपको बात, सेम सर की वो भी स्ट्रेटेजी रही है कि भाई सबसे पहला है कि रिवीजन, मल्टीपल टाइम रिवीजन हो, उसके बाद एमसीक्यूज प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज है, वो करने के बाद आपकी गलतियां हैं वो एकदम से कम हो जाएंगी और आपका सिलेक्शन श्योर है, कोई रोकने वाला ही नहीं है। तो सर अपनी यूनिवर्सिटी परिवार के सदस्यों को आपने जितना मतलब शानदार तरीके से आपने बताया है चीजें, तो सबसे बड़ी बात तो मेरे को तो एक ही चीज लगी कि जो टॉपर होता है, फर्स्ट रैंकर होता है, कोई अलग से नहीं होता है, आप सबके बीच में से ही टॉपर बनता है और बहुत ही सामान्य व्यक्तित्व होता है, कोई ऐसे पंख नहीं लगे हुए होते हैं, नॉर्मल इंसान होता है। तो आप देखा ही है क्या स्ट्रेटेजी थी, क्या क्या उन्होंने किस प्रकार से क्या पैटर्न फॉलो किया था, वो आप फॉलो करोगे तो कल ने टॉपर्स यहाँ पे आप भी बन सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है और बनेंगे, आप में से ही बनेंगे, कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई अलग लोग बनेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सर यहाँ पे आने के लिए। और एक चीज बता देता हूँ, अभी अपना जो फर्स्ट ग्रेड है उसका फर्स्ट पेपर है, उसके लिए देखो अपन ने तपस्वी बैच है ये शुरू कर रखा है, इसका आपको पता ही है 15 तारीख से ये शुरू हुआ है, इसकी क्लासेज है वो अभी शुरू हो चुकी है, ये आप ज्वाइन करना चाहो तो अभी कर सकते हो। इसके अंदर ये फैकल्टी हैं, अशोक सर हैं, अंकित सर हैं, सूरज सर हैं, सुनील सर हैं, ममता मैडम हैं, ये सब आपको करवाएंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से इस पूरे के पूरे पेपर को करवाया जाएगा, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर साथ में टेस्ट सीरीज है वो साथ में इंक्लूड है, उसका अलग से कोई चार्जेज नहीं है, सभी के सभी नोट्स साथ में दिए जाएंगे, पीडीएफ डाउनलोड फॉर्मेट में दिए जाएंगे जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, ये सबसे बड़ी बात है इसकी। और ये इसके फीचर है, यदि किसी प्रकार का इसमें आपको डाउट है कि सर इससे संबंधित हम कोई क्यूरीज है तो इन नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो 8209147524, इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो, ये दोनों नंबर है, इनमें किसी पे भी संपर्क कर सकते हो, इस पे कर लेना चाहिए आप। ये तपस्वी बैच है और ये आपका मैं आज बताता हूं कि जो टॉपर्स अभी आपको पारस सर से आपकी बात कराई है, इसी बैच के अंदर से एक और पारस निकलेंगे, वो मैं आपको बता देता हूं, ये कंफर्म है, ये मान के चल लेना आप चाहिए। जिस दिन रिजल्ट आएगा फर्स्ट ग्रेड का, इसी में से टॉपर्स और निकलने वाले हैं ढेर सारे। तो सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। और किसी जो टॉपर हैं उनके साथ आपको मिलवाते हैं अपन आने वाले समय में।